नमस्कार। आप सभी का माँ ग्लोबल स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हम लोग 6 नंबर चैप्टर त्रिभुज पढ़ रहे थे, उसका आज प्रश्नावली 6.3 को पढ़ना है। हमने पढ़ी में 3.6.3, 6.4, 6.5 कौन कौन सा पढ़ी में था? एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये 3 गो पढ़ी में हमने कर चुका है। उसी पर आधारित क्वेश्चन हमने उदाहरण भी किया था और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.3। उसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पहला दूसरा यहाँ पर सामने है और इसमें बोल रहा है कि इस दोनों आकृतियों को देखकर आपको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। अगर समरूप है तो किस नियम के तहत ये समरूप है, अगर समरूप नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, और समरूप है तो किस नियम के तहत समरूप है। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में हम कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि कोण ए जो है वो बराबर है कोण पी के। कोण बी, कोण ए कोण पी के बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोण बी कोण क्यू के बराबर है कितना डिग्री? 80 डिग्री। और कोण सी कोण आर के बराबर कितना डिग्री? 40 डिग्री। यानी प्रत्येक संगत कोण क्या है? इसमें बराबर है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें पूछा कि समरूप तो हो जाएगा, लेकिन किस नियम को तहत समरूप किए? तीनों, एक त्रिभुज के तीनों को दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों को क्या है? बराबर है। मतलब कि ए ए ए, एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे? समरूपता से ये समरूप हो जाएंगे। समरूपता से ये समरूप हो जाएंगे। बात समझ में आया? सबको समझ में आ गया होगा। आपको जो 3 गो लिखा है ना, इस तीनों में से किसी का उपयोग करके ये समरूप होगा। अगर इस तीनों का उपयोग इसमें नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में आता है। इसमें तो एंगल नहीं दिया है, इसमें भुजा दिया है। देखते हैं, हम इसमें भी लिखेंगे क्या चीज? सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, इसमें एंगल नहीं दिया है तो इसमें भुजा दिया है। तो समरूपता के लिए क्या होता है? भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एंगल बराबर होना चाहिए जबकि भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम लेते हैं ए बी। ए बी लेंगे तो ए बी के मतलब समकक्ष कौन दिखाई देता है आपको? दिखाई देगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दिखाई दे रहा है। तो ए बी के समकक्ष क्या लेंगे आप? क्यू आर। क्यू आर क्या होगा? ए बी है 2 और क्यू आर है 4, 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह आप लीजिए बी सी। बी सी 2.5 है, 2.5 के दुगना 5 दिख रहा है। तो पी आर तो कितना हो जाएगा? 2.5 और 5 दशमलव हटेगा तो 0 आएगा। 25 दूनी 50 यानी कि 1/2 इसका भी आ गया। उसी प्रकार आप आगे बढ़िएगा तो क्या बच गया? ए सी। ए सी बट्टे में पी आर। ए सी कितना है? 3 और पी आर कितना है? ये पी आर नहीं, ए सी बट्टे में 3 का दुगना 6 क्या है? पी क्यू। पी क्यू कितना हो जाएगा? 6 तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो आप देखिएगा कि ए बी बट्टे में क्यू आर बराबर है बी सी बट्टे में पी आर बराबर है ए सी बट्टे में पी क्यू। ये तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में है, यानी कि क्या है? एक ही अनुपात में बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखे हैं त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, मतलब पूछ भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखते समय में आपको ध्यान रखना है कि जो जिसके संगत है उसके साथ ही लिखेंगे। अगर ए बी शुरुआत में लिखा हुआ है, लिखना है, तो क्यू आर को भी हमको लिखना पड़ेगा शुरुआत में। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद लिखा है बी सी, यानी सी लास्ट में लिखा है तो लास्ट के 2 वर्ड मिलाकर बी सी बन रहा है, तो पी आर भी लास्ट के 2 वर्ड मिलाकर बनना चाहिए, यानी कि अगर पी लिखेंगे तो पी आर बन जाएगा। उसी तरह ए सी एक पहला है वो लास्ट में बना हुआ है, तो पी क्यू का पहला है लास्ट में बनेगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। यानी ए बी सी समरूप किसके होगा? ए बी सी समरूप होगा क्यू आर सी के, न कि पी आर सी। पी आर सी को समरूप नहीं होगा, क्यू आर सी के समरूप होगा। इसको ध्यान रखिएगा। और ये समरूप किससे हुआ? भुजाओं के अनुपात बराबर से। यानी ये एस एस एस
समरूपता से ये समरूप हो गया। आया बस समझ से, समरूपता से ये समरूप हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार का 4 क्वेश्चन है जो अभी आपको कराना है। ठीक है, अब आगे 2 क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिया हुआ फिगर और 4 नंबर फिगर ये दिया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं क्या रहेंगे, जिसमें भी सोल्यूशन करेंगे। कैसे देखेंगे, त्रिभुज कौन सा, एल एम पी। एल एम पी, जब हमको त्रिभुज लेकर देखना होगा तो हम किसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन जब हम समरूप करते हैं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि संगत कोण और संगत भुजाएं को ही लिखें, तब जाकर वो समरूप आपका समरूप किया हुआ सही होगा। तो एल एम पी तथा किसमें, डी ई एफ में, त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ में आप क्या देखना है, कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। 2 का दुगुना कितना है 4, 3 का दुगुना कितना है 6, लेकिन ये इसका दुगुना नहीं है। आप पहले कीजिए जो दिख रहा हो, बताइए ये क्या है, एमपी बट्टे में क्या है, एमपी 4 गुना है, तो क्या डीई, एमपी बट्टे डी, तो एमपी कितना है 2 और डीई कितना है 4, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 2। आगे देखिए, एल एलपी, एलपी 3 है, 3 में कितना है 6, तो डीएफ, डीएफ, तो एलपी कितना है 3 और डीएफ कितना है 6, जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 1 बट्टे में 2। बच कौन गया, एल एम, एल एम, इधर क्या बच गया ई एफ, ई एफ, तो एल एम कितना है, एल एम जो है 2.7 अब बटे में ई एफ, ई एफ कितना है 5, कितना है 5, ई एफ कितना है 5, ये कट पाएगा, इसको जब दशमलव हटाएगा कितना आएगा 0 आएगा, ये 50 हुआ, ये 27 हुआ, ये कट नहीं पाएगा। तो ये कट नहीं पाएगा, तो ये और ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि एम पी बट्टे में डी ई, यानी ये बराबर है एल पी बट्टे में डी एफ बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है एल एम बट्टे में ई एफ के बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, और समरूप नहीं होंगे तो कौन सा त्रिभुज समरूप नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे, देखो पहले लिखे हैं त्रिभुज एमपी लिखे हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज क्या लिखेंगे डीई। ठीक है, उसके बाद में एमपी में क्या मिलाए हो, एमपी में एल मिलाए हो, तो यहाँ पर डीएफ में क्या मिलाओगे, एफ मिला दोगे यहाँ पे। ये दोनों त्रिभुज जो होगा सर्वांगसम नहीं है, त्रिभुज एलएमपी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ नहीं है, बस तो सॉरी समरूप, त्रिभुज एलएमपी समरूप डीईएफ नहीं है। बात समझ में आ गया, तो ये कंडीशन में ये समरूप नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखेंगे, इसमें भी उसी तरह लिखेंगे सेम टू सेम। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ट्रायंगल एम एन एल तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, इसमें देखिए कुछ दिख रहा है, 2.5 के दुगुना 5 और 5 का दुगुना 10 और 70 यहाँ पर भी, तो 70 यहाँ पर भी। देखिए तो कोण एम किसके बराबर है, कोण एम कोण क्यू के बराबर है, कितना 70 डिग्री। अच्छा, उसके बाद में एम एन, 2.5 के दुगुना कितना है 5, पी क्यू, तो एम एन कितना है 2.5 और पी क्यू कितना है 5, इसको कितना है 0, 25 दूनी 50, यानी कि 1/2। उसके बाद आप 10 वाला देखिए, 10 वाला कहाँ है, 10 वाला यहाँ पे है तो 5 वाला यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा एम एल बटे में कौन था क्यू आर, एम एल कितना है 5 और क्यू आर कितना है 10, जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1/2। तो आप देखेंगे कि एम एन बट्टे में पी क्यू बराबर हो जाएगा एम एल बट्टे में क्यू आर के, बराबर हो गया। ये हो गया, ये और ये क्या हो गया बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों अनुपात की कौन सा भुजा को हम चिन्हित करते हैं, देखिए यहाँ से एम एन यही है, पी क्यू कौन है ये वाला है, ये दोनों क्या अनुपात में है, इधर में एम एल इधर हो गया,
उसके बाद में क्यू आर किधर गया, क्यू आर यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों भुजाएं क्या है, अनुपात में है। इस दोनों के अंतर्गत आने वाला कोण, इस दोनों भुजाओं का अंतर्गत कौन कौन आया है, 70 डिग्री, और इस दोनों भुजाओं का कौन कौन आया है 70 डिग्री, ये कोण भी क्या है, बराबर। तो ये कंसेप्ट नंबर यानी थ्योरम नंबर 6.5 को आता है कि जब दो भुजाएं का अनुपात बराबर हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझे, किस थ्योरम से, SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज, अब लिखने के समय ध्यान रखिएगा, लिखने के समय वही लिखेंगे जो अनुपात बराबर है। तो अगर हम MN लिखते हैं तो MN किसके संगत है, PQ, तो PQ यहाँ पे लिखेंगे। इसमें क्या बच गया, L, तो L अगर यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें क्या बच गया, R, तो R यहाँ पे लिखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि MQ के 70 डिग्री बराबर है, तो क्या MQ के 70 डिग्री बराबर है, यहाँ पर M है पहले के नाम पे और Q क्या है दूसरी के नाम पे, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम किसको इक्वल करने का प्रयास करेंगे, एंगल को, किसको प्रयास करेंगे, एंगल को। तो अगर हम M यहाँ पर लिखते हैं तो Q कहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो M 70 और Q भी क्या हो जाएगा 70। अब हम लिखते हैं ML, तो ML लिखे, तो ML लिखे तो क्या हुआ, QR हुआ ना, तो R यहाँ पर लिखा है QR, ठीक है। क्या बच गया इसमें, इसमें, ठीक है ना, ठीक लिख रहे हैं ML, हाँ ठीक है, ML QR, ML QR आप, हाँ ठीक है, ML लिखे यहाँ पर, ML लिए तो QR हो गया। अभी लिखिए MN चाहिए, हम इसमें क्या बच गया है MN, अगर हम यहाँ पे N लिखते हैं तो पहला और लास्ट है, पहला और लास्ट है, तो PQ भी पहला लास्ट में चाहिए, और हम यहाँ पे P लिखते हैं तो QP, ये लास्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। देखिए M है पहले का नंबर पे तो Q है पहले का नंबर पे, ठीक है। ML यहाँ पे शुरू में है तो QR भी शुरू में होना चाहिए, तो QR भी शुरू में है। और यहाँ पर MN पहला लास्ट है तो PQ भी क्या है, पहला लास्ट है। तो अब क्या है, ये बात अब सही हो गया। तो अब हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, सर्वांग समरूप, MLN समरूप किसके होगा, त्रिभुज QRP के। ये ध्यान रखना है, ये बहुत गड़बड़ होता है, ये किससे, SAS समरूपता, समरूपता से, SAS साइड एंगल साइड समरूपता से, या लिख सकते हैं 6.5 थ्योरम से। बात समझ में आया कि नहीं। अब दो क्वेश्चन और ही भेजा ऐसा, उसको करते हैं, नीचे नीचे अगला दो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज, सॉल्यूशन करते हैं इसका, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इस दोनों में देखिए क्या कह रहा है, दोनों में आपको कुछ दिख रहा है, 2.5 का दुगुना 5, 3 का दुगुना 6, ठीक है, ध्यान दीजिए 2.5। अब देखते हैं AB, AB 2.5 है, दुगुना कथी है DF AB कितना है 2.5 और DF कितना है 5, तो सब लौट जाएगा तो क्या है 0, 25 दूनी 50 यानी 1/2। उसके बाद BC, BC बटा में, BC बटा में क्या हो जाएगा EF होगा ना जी, EF, तो BC कितना है 3 और EF कितना है 6, काटेगा कितना जाएगा 1/2। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि AB जो है AB बटा DF BC बटा में EF के क्या है, बराबर है, बराबर है, दो भुजाएं अनुपात में है। अब एंगल देखते हैं, एंगल A बराबर है एंगल F के, एंगल A बराबर किसके हैं, एंगल F के। अब ध्यान देना कितना है, दोनों में मिलाकर कितना 80 डिग्री, इसको ध्यान से देखना है। चूंकि अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जब भुजाएं का अनुपात बराबर है और एक एंगल बराबर है तो ये दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, किससे, SAS, SAS से क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन SAS तब लागू करता है जब साइड एंगल साइड, यानी दो साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए, दो साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए। तो इसको हमको फिगर में देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। बताइए AB किसके संगत है, DF के, तो AB को थोड़ा बनाते हैं, यही है AB, किसके संगत है DF, DF मतलब इसके संगत। दूसरा क्या थी BCEF, BC कहाँ है, BC यहाँ पे है,
बीसी यहाँ पे, तो ईएफ कहाँ है, ईएफ यहाँ पे। अब आप जब एंगल को देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, एक त्रिभुज में इस दोनों जो रेड वाले भुजाएं हैं इसके बीच का एंगल ये है, पर इन दोनों, इस त्रिभुज में दोनों भुजाओं के बीच का एंगल नहीं है बल्कि दूसरा एंगल। तो बराबर तो है लेकिन दूसरा एंगल है, जबकि बराबर कौन चाहिए, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण एफ के, लेकिन है क्या, कोण ए बराबर है किसके, कोण एफ के। इसलिए ये बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। और अगर संगत कोण बराबर नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं। बात समझ में आ गया, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। कोण ए कोण एफ के बराबर है, जबकि कोण एफ के बराबर है, जबकि कोण बी कोण एफ के बराबर होना चाहिए था, है ना, ये बराबर होना चाहिए, कोण बी कोण एफ के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। कोण ए कोण एफ के बराबर है लेकिन होना क्या चाहिए, कोण बी कोण एफ के बराबर है। इसलिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी, ए बी सी ट्रायंगल। अब यहाँ पे ए बी लिखे थे, यहाँ पे क्या होगा, डी एफ लिखेंगे, और इसमें क्या बच गया, ई बच गया, ई ए के समरूप नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी समरूप नहीं है, समरूप डी ई एफ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ए बी को तो समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, हम इसमें लिखेंगे फिर सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करके क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, इसमें देखिए क्या देख रहे हैं आप, कोण डी किसके बराबर है, कोण डी यहाँ पे 70 है, क्या इसमें कहीं 70 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको एक चीज कर सकते हैं, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले आप कोण निकाल लीजिए, सबसे पहले कोण निकाल लीजिए आप, त्रिभुज एंगल त्रिभुज डी ई एफ में आप देखेंगे कि कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कोण डी कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण ई कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, और कोण एफ हमको मालूम नहीं है, कोण एफ हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो बताओ, तो इस दोनों जोड़ देंगे 150 होगा, तो कोण एफ का वैल्यू हो जाएगा 180 में से 150 घट जाएगा, ये दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो कोण एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर ले सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या चीज, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी हमको नहीं मालूम है, क्यू दिया है 80 डिग्री और आर दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों जोड़े कितना हो गया, कितना हो गया 110। तो P का मान निकल गया 180 डिग्री माइनस, दोनों जोड़े 110 आएगा, 110 डिग्री। तो P का मान निकल गया 70 डिग्री, कितना आ गया 70 डिग्री। इतना समझ में आता है, आगे अगर इतना समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, F आ गया 30, F हमने निकाल लिया अगर चीज, F निकाल लिया 30 और P का निकाल लिया 70। अब हम दोनों त्रिभुज में आराम से देख सकते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में, इस दोनों में देखते हैं क्या देखेंगे, कोण डी 70 किसके बराबर है, कोण पी के बराबर 70 डिग्री, कोण ई 80 किसके बराबर है, कोण क्यू के 80 डिग्री, और कोण एफ बराबर किसके, कोण आर के 30 डिग्री बराबर है। तो जब तीनों एंगल बराबर है, संगत एंगल बराबर है, तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किससे, एंगल एंगल एंगल। इसलिए ट्रायंगल डी ई एफ, अब ध्यान रखिएगा जहां पे डी रखा है, डी का संगत क्या है पी, तो पी पहले होगा, ई के संगत क्या है क्यू, तो क्यू जस्ट बाद होगा, और एफ के संगत क्या होगा आर, तो आर जस्ट बाद होगा। यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या होंगे, समरूप होंगे। किस कसौटी से, एंगल एंगल एंगल, ए ए ए समरूपता, समरूपता से। ठीक है, क्या होंगे, समरूप होंगे।
तो आप पहला क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन हम लोग बना लिया ना। अब इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव आया पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आया पूछता है या 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। नीचे कट गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं ध्यान से, देखिए आकृति दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि ओडीसी ओडीसी मतलब ये त्रिभुज, ओडीसी ओबीए मतलब ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। क्या बोला गया है, समरूप। और अगर समरूप है तो एक एंगल दिया गया है 125 और एक एंगल दिया गया है 70। तो इसके बाद हमको निकालना है 3 गो एंगल। कौन कौन सा, ध्यान से देखिए। DOC कहा गया, DOC मतलब हमको इस एंगल को निकालना है। उसका क्या करना है, DCO मतलब कि हमको इस एंगल को निकालना है। और उसके अलावा OAB मतलब हमको इस एंगल को निकालना है। ये 3 एंगल को निकालना है, रेड रेड वाला को निकालना है। तो जो दिया होता है पर उसको लिखते हैं, उससे कुछ हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको कर लेते हैं और उसका उपयोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ODC समरूप किसके है, ट्रायंगल OBA के। ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ। तो दिया हुआ है तो जब समरूप होता है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, लेकिन अनुपात से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन कोण बराबर से मतलब है। ठीक, कोण का इसमें निकालना है क्वेश्चन। तो संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण हम समझते हैं, ये ओ के बराबर होंगे, बी डी बी के बराबर होंगे और सी ए के बराबर होंगे। ओ का नाम क्या हो, इस त्रिभुज में ओ का नाम क्या है, इस ओ का नाम क्या है, जिस कोण को नाम देते हैं ना उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। तो क्या बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, DOC यानी कि एंगल DOC बराबर होगा। अब OBC इस त्रिभुज में एंगल ओ का नाम दो, क्या दोगे, क्या दोगे बताओ, BOA एंगल BOA। अरे बीच में इस एंगल से ही मतलब है, समझे। इस त्रिभुज में DOC और इस त्रिभुज में BOA मतलब कि ये कोण और इधर वाला ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला देखो, अगला तो आप क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, डी है, कोण डी किसके बराबर होगा, कोण डी किसके बराबर होगा, कोण डी बराबर होगा, दोनों पे है, दोनों पे क्या है, बी है, कोण बी के। कोण सी किसके बराबर होगा, कोण सी लास्ट नंबर है, कोण ए के। ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मान लेते हैं, इस तीनों पॉइंट को मान लेते हैं इस समीकरण 1। इसका हम उपयोग कर सकते हैं अगर जहां पर भी हमको करना हो तो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गिवन दिया था उसे हमने रिजल्ट निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया था समरूप, समरूप दिया था तो हम एंगल बराबर होते हैं, ये निकाल लिया। अब हमको निकालना है एंगल। अब ध्यान से देखना है, डीबी लाइन को देखें। डीबी लाइन पर एक बिंदु यहाँ पे है ओ, कौन सा बिंदु है, ओ। और ओ बिंदु पर एक साइड कितना एंगल बनता है, एक साइड बनता है 180 डिग्री। किसी भी रेखा पर कोई भी अगर रेखा खींचते हैं ना, उस पर एक बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु को अगर एक साइड हम लेते हैं ना तो किधर एक और बनता है 180 डिग्री, किधर एक और बनता है 180 डिग्री। ये थ्योरी है, ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी रेखा को खींचेंगे और एक बिंदु लेंगे और एक साइड में पूरा कोण लेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, जबकि दोनों को मिला कितना होता है 360। समझे कि नहीं, तो 180 डिग्री। तो ये रेखा चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, रेखा होना चाहिए। तो आपको ये डीबी एक रेखा दिख रहा है, इस डीबी रेखा पर ये भी एक पॉइंट दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे हम अलग क्रम से बनाते हैं, हरा क्रम से। इस पॉइंट पे अगर आप इस एंगल को देखोगे तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, हो कि नहीं। तो 100 उसी को लिखना है, क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं। तो ये एंगल को जो है, ये एंगल देखोगे नहीं पूरा, ये होल एंगल दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक ए वाला और एक ए वाला। बना कि नहीं बना है, ये पूरा होल एंगल दो एंगल से मिला है, एक रेड वाला एक काला वाला। ये काला वाला चाप और ये रेड वाला चाप, ये दोनों को मिलाकर क्या बना है, हरा वाला चाप बना है। यानी कि आप लिख सकते हो, उसका नाम लिखो, इस काला वाला का नाम लिखो COB, लिखोगे तो एंगल COB प्लस इस रेड वाला का नाम लिखो COD, लिखोगे तो एंगल COD, ये दोनों को मिलकर कितना होगा 180, कितना होगा 180।
अच्छा, ये दोनों को मिलकर 180 होगा, लेकिन इसमें COB यानी COB यानी जो काला वाला है, इसका मान दिया हुआ है कितना, 125। तो ये कितना हो जाएगा, 125 डिग्री प्लस कोण COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कोण COD बराबर 180 माइनस 125 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65 नहीं 55, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 5 55 डिग्री। तो COD का मान कितना आ गया, 55 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे COD या DOC, बात क्या है, सेम है। COD बोलो या DOC, बीच वाला चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम एगो एंगल निकाल दिए, DOC का मान निकाल दिए। आप COD लिखो या फिर इसको क्या लिखो, कोण DOC, मान निकल गया, यानी कि COD का मान निकल गया, एगो एंगल का मान निकल गया है, हमको रेड वाला का मान निकल गया, एगो मान निकल गया। अभी हमको दो को निकालना है, दो निकालना है, कौन कौन सा, एगो निकालना है DCO, ये वाला DCO, ये वाला। तो आप बताइए, हम रेड कलर से लिखते हैं, इसका मान कितना निकाल दिए, रेड वाला का मान निकाल दिए 55 डिग्री। कितना निकाल दिए, 55 डिग्री। अब इस छोटका त्रिभुज में देखिए, DOC में आप देखेंगे, तो DOC में आप देखेंगे ना, तो इसमें तीन कोण है, 1 2 3, इस तीन कोणों में से दो कोण का मान दिया हुआ है, 70 और 55 दिया हुआ है, 70 और 55 दिया हुआ है, और इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के त्रिभुज, तो हम देखेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल DOC में, DOC में, ट्रायंगल किसमें, DOC में, कोण D, कोण D, इस कोण D है ना, प्लस कोण C, कोण C, आप पूरा पूरा भी नाम लिख सकते हो, D को बीच में, D का नाम लिखना है, D को बीच में लिखेंगे, CDO, CDO, आप प्लस कोण, इसी का नाम लिखना है, C को बीच में लिखना है, DCO, DCO, आप प्लस इस O का नाम लिखिए, DOC, DOC, इस तीनों कोण का जो कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो CDO यानी D कोण का मान कितना दिया हुआ, 70, तो यहाँ पे 70 लिख देंगे, प्लस इस C कोण का मान हमको निकालना है, तो कोण DCO हमको निकालना पड़ेगा। अब प्लस DOC, DOC इसका मान अभी हम निकाले कितना, 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए, दोनों को जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं ना, कितना जाएगा, 125, कितना जाएगा, 125। तो कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, यानी कि कोण DCO आ गया आपका 55 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि ए भी कितना आ गया, 55 डिग्री, कितना आ गया, 55, यानी ओ भी रेड वाला कितना आ गया, 55। हमने दो कोण का मान निकाल दिया। अब निकालना है OAB, OAB इसका मान निकालना है, निकालना है। अभी हमने पढ़ा था कि कोण C जो है किसके बराबर है, कोण A के, कोण C किसके बराबर है, कोण A के, कोण C किसके बराबर है, कोण A के। तो हम तीसरे का पॉइंट रखते हैं कि हम जानते हैं, चाहे हम इसलिए कहते हैं, कोण C बराबर किसके है, कोण A के, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या जानते हैं कि कोण A बराबर किसके है, कोण C के, कोण A बराबर किसके है, कोण C के, कोण A बराबर C के या C बराबर A के, और C का मान कितना निकाला है हम लोग, 55 निकाला है ना। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 55, 55 हो गया। तो इस प्रकार हमने तीनों कोण का मान निकाल दिया, एक निकाल दिया किसी का, COD का, इसका हम लोग रेड से हाइलाइट करते हैं, एक हम मान निकाल दिया इसका, दूसरी का मान निकाल दिया यहाँ पे DOC का, और तीसरी का मान निकाल दिया कोण A यानी कि OAB का बोल सकते हैं, OAB का निकाल बोला है, OAB का, कोण A बोलो तो चाहे क्या बोलो, कोण OAB बोलो तो बात क्या है, सेम 55। ये हमारा क्या हो गया, तीनों कोण निकाला था, हमने तीनों कोण निकाल दिया। समझ में आएगा नहीं, तो आप लास्ट में अगर आपको 2 नंबरिया में पूछेगा ना, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण COD बराबर 55 डिग्री, फिर क्या लिख सकते हैं, कोण DCO बराबर 55 डिग्री, और फिर कोण OAB बराबर 55 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में सबको आया होगी, नहीं आएगा, आ गया सबको।
अब हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये चैप्टर को आपको बहुत सीधा से पढ़ना है और आपको ध्यान रखना है कि जब अगर आप किसी भी टीचर के पास अगर पढ़ चुके हैं अगर ये चैप्टर, तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है। आप ये मत प्रयास मत कीजिए कि आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन है तो अपने टीचर का 3 नंबर क्वेश्चन निकाले और उसको मैथ से शुरू कर दीजिए। हाथ पागल हो जाइएगा आप, पागल हो जाइएगा। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ऐसे टीचर हैं जिनसे मतलब अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है और ठीक से नहीं बता पाते हैं, है ना। तो उनका दोष नहीं है, वो अपने स्टूडेंट पीरियड में नहीं पढ़े उस तरह। तो इसलिए आपको ये चैप्टर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सबसे हार्ड चैप्टर है, बहुत कम लोग इसको मैंने क्या बोलते हैं पढ़ पाता है। उसके बावजूद भी मैं सबसे पहले इसको पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आप सुंदर से नोट बना के और सुंदर से पढ़ सके और पूरा 100 में 100 नंबर लाने लायक बन सके, समझे। तो इसलिए आपको ये शुरू से बनाना होगा, अपने नोट बनाना होगा इस चैप्टर का। भले और जो सभी चैप्टर है उसको नहीं बनाइएगा, लेकिन इस चैप्टर को बनाना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर बनाना है। क्वेश्चन क्या करा है, समलंब एबीसीडी जिसमें AB समानांतर है BC के। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है ना कि दो समानांतर भुजाएं होती है और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती है, असमानांतर भुजाएं होती है। समानांतर भुजा उसे कहते हैं जिसकी बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, वो आपस में कभी नहीं मिले, तो समानांतर रेखा हो गया। और जब एक दो असमानांतर रेखाओं से इसको जोड़ देते हैं तो एक बनता है समलंब। क्या बनता है, समलंब। ये एक चतुर्भुज बन गया और ये चतुर्भुज का नाम क्या होता है, समलंब, जिसमें दो भुजाएं समानांतर होती है और दो भुजाएं क्या होती है, असमानांतर होती है। तो आप बताइए AB समानांतर किसके है, DC के। अगर हम इसका नाम AB रखते हैं तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, DC, ठीक है। AB समानांतर DC, यानी ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो और त्रिकोण AC और BD, AC यानी A से C को मिलाइए और B से D को मिलाइए। ये विकर्ण जहां पे करते हैं O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको साबित करना है, क्या साबित करना है, ध्यान दे क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा तो समझ पाइएगा। ओ ए मतलब ये बटे में OC यानी इसके बटा में हो, समझ में आ रहा है। ये बटा में किसके हो, इसके हो। ओ बी मतलब A, इस पर डबल लाइन में मारते हैं। OB किसके बटे में हो, OD यानी OD इसके बटे में। यही हमको साबित करना है। तो हमको साबित करने वाले में आपको हम बताए थे कि 4 स्टेप में काम करते हैं। एक गिवन जो दिया होता है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं, उसके बाद में सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं, रचना की आवश्यकता होगी तो रचना करेंगे और नहीं तो प्रमाण कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमारा काम क्या होगा बताइए, तो गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखना। गिवन क्या, गिवन दिया हुआ कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमको गिवन दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है, दिया चतुर्भुज है जिसमें, इसमें क्या होता है, जिसमें AB समानांतर किसके है, AB समानांतर है DC के। AB समानांतर है DC के और AC तथा BD और विकर्ण AC था, विकर्ण AC तथा BD परस्पर परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान दीजिए, इस भाषा को लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन तो लिखते नहीं हो, तो क्वेश्चन नहीं लिखते हो तो कैसे आप गिवन में से निकाले हो, तो ये क्वेश्चन में से निकालो। देखो ABCD समलंब है तो लिख दिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC है। विकर्ण विकर्ण AC BD को परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है, लिखिए। यानी क्वेश्चन सही जगह करना है, लिख देना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिख देना है। समझ में आ गया। दूसरी का स्टेप क्या होता है, गिवन के बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना ये है ना, सिद्ध करना मतलब दर्शाना है, दर्शाना है कि OA बटा में OC और OB बटा में OD, यही हमको दर्शाना है, ठीक है। इसमें रचना की आवश्यकता है नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे मान चला, थोड़ा तो बुद्धि लगाना पड़ता है। अगर ये और ये है तो इस दोनों को हम समरूप सिद्ध कर देंगे और जब समरूप सिद्ध कर देंगे तो भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा।
दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे, और जब समरूप सिद्ध करने भुजाओं का अनुपात आ जाएगा तो इसमें हमको रचने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा अभी खबर, प्रमाण, प्रमाण निकालना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण क्या होगा, हम समझ गए कि ये भुजा इसके अनुपात में हो, ये भुजा इसके अनुपात में हो, मतलब कि हमको ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या करना है, हमको समरूप, समरूप करना, क्या करना है, समरूप। तो इस दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे, किस किस त्रिभुज में, त्रिभुज ट्रायंगल, ट्रायंगल डीओसी में, डीओसी में, डीओसी तथा ट्रायंगल किसमें, डीओसी हो गया, डीओसी एओबी, डीओसी में इस त्रिभुज एओबी, एओबी में, इस दोनों में हम क्या देखते हैं, इस दोनों में देखते हैं कि आपका जो ये कोण है, ये कोण नंबर डी, ये सिंगल जो बार है, ये कोण इस बी कोण के बराबर होगा। तो कहिएगा बराबर क्यों होगा भाई, तो ये दोनों जो है एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि एग्जाम दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ये भुजा इसके क्या है, समानांतर है, और अगर ये समानांतर है तो ये और ये को क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक उसी प्रकार ये सी वाला कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के एकांतर कोण हो जाएगा। तिरछा मतलब देखिए, इस भुजा के इस साइड का कोण इस भुजा के दूसरे साइड के कोण का मतलब एकांतर, मैंने तिरछा में खड़ा हुआ व्यक्ति, तो इस कोण से इस कोण में एकांतर हो जाएगा, और एक कोण से एक कोण एकांतर हो जाएगा, इस दोनों का हो जाएगा बराबर। बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये डीसी एबी के समानांतर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में ये ऊपर वाला जिसमें हम तीन को रेखा बांटते हैं, ये नीचे वाला का क्या हो जाएगा, बराबर किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ये पैरेलल में कोण का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको यहीं पे समझना होगा, ठीक है। बताइए डी किसके बराबर हो जाएगा, सिंगल लाइन कितना होता है, सिंगल लाइन के डी बी के, तो नाम लिखो पूरा, सी डी ओ, सी डी ओ, एंगल सी डी ओ बराबर होगा, ये सिंगल वाले को किससे, सी डी ओ ए बी ओ, कोण ए बी ओ के बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण से। ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद डी वाला लिख दिया, अब सी वाला लिखते हैं। सी वाला को लिखने के लिए सी वाला को बीच में लिखना पड़ेगा, तो डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर होगा, ये दो वाला इस दो वाला को इसको बीच में लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बी ए ओ, कोण बी ए ओ के बराबर होगा, कहां से, एकांतर, एकांतर कोण से ये बराबर होंगे। उसके बाद में ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला को डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर होगा, इस नीचे वाले को ए ओ बी, कोण ए ओ बी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या होंगे, बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। जब ये तीनों कोण इस दो त्रिभुज में तीनों कोण इस तीनों कोण क्या है, बराबर है, तो दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, किससे, एंगल 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 से। ये थ्योरम पढ़ाए हम 6.3, पिछला वाला वीडियो देखिए। त्रिभुज डी, अब ध्यान रखना है कि जहां पे एंगल है वहीं लिखेंगे, डी अगर यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, बी है, तो अगर पहले यहाँ पर डी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बी, बीच वाला लिखते हैं, बीच वाला यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी बी है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, बी के। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सी, तो यहाँ पर क्या है, ए, अब हम यहाँ पर सी लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ए। अगर हम यहाँ पे ओ लिखते हैं तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, ओ। समझ में आया कि नहीं, तो डीसीओ बीएओ के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आप ओ को इधर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन आप जैसे ओ को इधर लिखोगे तो इस भी ओ को इधर लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। किस कसौटी से, ए ए ए, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल तीनों में क्या है, बराबर है, तो एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से ये क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए। लेकिन क्या हमको समरूप साबित करना है, नहीं, हमको तो साबित करना ये अनुपात नहीं। हम जानते हैं कि जब समरूप होता है तो भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर हम यहाँ पर डीसी लेंगे ना, डीसी, तो इसका शुरू में क्या लेना पड़ेगा, बी ए, बटा में बी ए बराबर होगा। अब लास्ट का दो बोलेगा सीओ, सीओ लोगे, लास्ट के इसमें दो बोलो क्या लोगे, एओ, पहले लिए तो पहले का लिए, लास्ट का दो बोलोगे तो लास्ट का लिए। अब क्या करो, एक शुरू का लो एक लास्ट का लो,
DO। तो इसका भी एक शुरू का एक लास्ट का DO। ये सब क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। अब आप इसमें देखो कि हमको साबित क्या करना है। OA बटा में OC, ओ OA है यहाँ पे बटा में OC, और OD बटा में OB, OD बटा में OB, लेकिन है उल्टा। है क्या? उल्टा। तो हम उल्टा कर सकते हैं ना, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस AO को ऊपर लिख दो, तो AO और बटा में CO को नीचे लिख दो, तो CO हो गया। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AO लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हो OA लिख सकते हैं, और CO को नीचे लिख दो OC। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इसको पलटोगे ना, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। जब आप इसको पलटोगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। तो इसको भी पलट दो। इसको पलटोगे तो क्या लिखोगे? OB और बटा में OD लिख सकते हो। लिख सकते हो ना। जब हम इसको पलटे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, इसको भी पलटना पड़ेगा, लेकिन इसको हमको तो सिद्ध करना ही नहीं है, हमको तो यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए, तो OA बटा में OC, OB बटा में OD आ गया। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। बात समझ में आया? है जी। इजी तब लगेगा जब आपको हर एक वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा। कहीं से आए, मुंह उठा कर आए और देखने लग जाए तो समझ में नहीं आ जाएगा। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए, पहले समझना है क्यू आर। क्यू आर कहाँ गया? क्यू आर यानी पूरा बड़ा वाला, इस पूरा बड़ा वाला जो है वो QS। QS यानी कि बड़ा वाला जो है, आप अब इसको नहीं कर सकते हैं, आप इस पे कीजिए। क्यू आर बड़ा वाला किसके अनुपात में है? QS के। और QT पूरा बड़ा वाला PR, PR के क्या है? अनुपात में है। और कोण 1 कोण 2 क्या है? बराबर है। तो आपको साबित करना है कि त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR के समरूप है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझेंगे कि देखिए, कौन कौन त्रिभुज बोल रहा है। एक बोल रहा है कि PQS मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज एक तो यहाँ से ये वाला जो है ना कट रहा है, यहाँ से ये वाला त्रिभुज और एक पूरा होल त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों में देखिएगा तो कोण एक क्या है? कॉमन। कोण एक क्या है? कॉमन है। तो ये कोण हो गया कॉमन। अगर ये छोटका भुजा इस बड़का भुजा का अनुपात, इस छोटका भुजा इस बड़का भुजा का अनुपात में आ जाए, तो एंगल दोनों में सेम और भुजा अनुपात में हो गई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। लेकिन क्या भुजा अनुपात में है? तो आप देखेंगे तो क्यू आर यानी बड़ा वाला बटा में क्यू है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा QT बटा में PR है, जबकि QT बटा में क्या होना चाहिए? QP होना चाहिए। अगर बड़का वाला इसका अनुपात में होता तो पक्का हो जाता, लेकिन वो अनुपात में हो गया क्या चीज? PR के। लेकिन और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो बोला है क्वेश्चन में कि कोण A कोण दो के बराबर है, नहीं A और इसके बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसके भुजाएं, सामने वाली भुजाएं जो है वो क्या होंगी? बराबर होगी। यानी PR किसके बराबर हो जाएगा? PQ के। तो हम आराम से कर सकते हैं। ये रहा ओवरव्यू। अब हम करते हैं, क्वेश्चन में करते हैं, गिवन सोल्यूशन करते हैं। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 1 कोण 2 के बराबर। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोण 1 जब कोण 2 के बराबर है, तो फिर कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 1 का ई इधर हम करते हैं, ये हाड़ा वाला देखिए, कोण 1 का ई और कोण 2 का ई वाला भुजा, ये वाला भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। हाड़ा वाला देखिए बराबर होगा। यानी कि क्या होगा? PR जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? PR जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो PR जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा। देखिए ये कोण बराबर है, तो इसके सामने वाले भुजा PQ और इसके सामने वाले भुजा PR, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज को बीच में भूल जाना है। ये 2 के सामने वाले भुजा है PQ और 1 के सामने भुजा कहती है PR। क्या है? PR। ये दोनों जब बराबर है एंगल, तो इनके सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आप इसको लिख सकते हैं कि बराबर बराबर कोण
के सामने की भुजा बराबर होती है। बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब आगे आते हैं। अब फिर हम क्या देख रहे हैं? फिर हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है क्यू आर बटे में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बटे में पी आर। पी आर ये क्या दिया हुआ है? गिवन है हमको ये दिया हुआ है। तो आप ध्यान देखिए, यहाँ पे जहाँ पे पी आर है वहां पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, जहाँ पे पी आर वहां पे पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू आर बटे में क्यू एस, इसको तो कुछ भी छेड़ना नहीं है। यहाँ पे क्यू टी लिखा हुआ है, आप बटे में पी आर के जगह हम कह सकते हैं पी क्यू लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण एक, समीकरण एक। और ये कहाँ से? समीकरण एक से हम लिख सकते हैं क्या चीज कि पी क्यू कहाँ गया? पी आर, यहाँ पी आर था ना, पी आर, इस पी आर के जगह पे हम पी क्यू लिख दिए। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोनों त्रिभुज में देखना है किस दो त्रिभुज में है? जिस दो त्रिभुज को समरूप करना है। समरूप किसको करना है? ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप पी क्यू आर करना है। तो त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस। अच्छा हम लोग इतना कर दिए, हमको दर्शाना है नहीं लिखे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको उल्टा लिख दिए, हम थोड़ा सीधा लिखते हैं इसको यहाँ पे। एक मिनट, इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका गलत लिख दिया। आपको जो है एंगल एक एंगल दो के बराबर गिवन दिया था, और क्या दिया था? क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर दिया था क्यू टी बट्टे में पी आर के बराबर दिया था। तो गिवन के बारे में क्या होना चाहिए? तो सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? कि ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। लिखना था पहले, हम सिद्ध करना लिखेंगे उसके बाद प्रमाण लिखते। और जो हम काम कर रहे थे वो किसमें करना था? प्रमाण में करना था। बस यही मिस्टेक था, कुछ नहीं था। तो प्रमाण में क्या था? प्रमाण हम देख रहे थे कि कोण एक किसके बराबर है? कोण एक किसके बराबर है? कोण दो के। ये दिया हुआ था गिवन से। क्या दिया हुआ था? गिवन से। और जब कोण एक कोण दो के बराबर होंगे तो ये हरा हरा वाला क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी पी आर बराबर किसके हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू के। कहां से? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि बराबर भुजा बराबर कोण, जानते हैं कि बराबर कोण के सामने, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। और ये हो गया समीकरण नंबर एक। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि जो ये दिया हुआ था क्या चीज? क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर दिया था क्यू टी बट्टे में पी आर। ये दिया हुआ था, ये भी गिवन था, गिवन था। तो इसमें जो है हम पी आर जब क्या मान रख देते थे? पी क्यू का। तो क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बट्टे में पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम दोनों त्रिभुज में देख सकते हैं, दोनों त्रिभुज में यहीं पे देख लेते हैं। दोनों त्रिभुज में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में? दोनों त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज, इसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल किसको समूह करना है? पी क्यू एस तथा ट्रायंगल टी क्यू आर में, इस दोनों में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्यू आर जो है, क्यू आर क्यू एस बटे में क्यू टी बटे में पी क्यू, ये दोनों बराबर है, बराबर अनुपात बराबर है। और एंगल कोण एक बराबर कोण एक, ये क्या है? कॉमन है, कॉमन है। कोण एक और कोण एक कॉमन है, और ये क्या है? अनुपात में है। यानी कि ये भुजा इस बड़का भुजा के और ये छोटा भुजा इस बड़का भुजा के अनुपात में है। और कोण एक क्या है? कॉमन है। जब एक कॉमन है, दोनों भुजा अनुपात में है, तो दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे? तो समरूप हो जाएंगे। यानी कि ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप हो जाएगा ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्यू आर किसके संगत है? क्यू एस के। तो क्यू आर किसके संगत है? क्यू आर संगत है क्यू एस के। क्यू आर संगत है क्यू एस के। तो आप उस तरह लिखिए, उसी तरह लिखिए त्रिभुज का नाम।
ठीक तो है, पी क्यू एस, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस सम्मुख हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्यू एस था, तो क्यू एस लास्ट में दिया है, तो क्यू एस लास्ट में क्यू आर है, क्यू आर, ठीक है। टी क्यू कहाँ पे, टी क्यू शुरू में है, तो यहाँ पर इसके नीचे पी क्यू शुरू में है, ठीक है। कोण एक का बराबर होगा, ठीक है। कोण एक क्या है, क्यू, तो क्यू यहाँ पर बीच में है, तो क्यू यहाँ पर बीच में है, तो ये किससे हो जाएगा, एस ए एस समरूपता से, समरूपता से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, समझ में आ गया, यहाँ तो लिखा है ना पूरा। अब इस एक्सरसाइज में 16 को क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। अगले वीडियो में देखते हैं, अगला वीडियो में कंप्लीट होगा तो 2 वीडियो में जरूर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, पीछे के सब वीडियो देखिए, तबे आगे समझ में आएगा। थ्योरम को देखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में एक थ्योरम पक्का पूछेगा, जो अभी तक 5 को पढ़ा दिए हैं, आगे 3 या 4 थ्योरम और पढ़ना है। 8 या 9 थ्योरम में से एक कुछ नंबर या क्वेश्चन पक्का रहता है, ठीक है। तो थ्योरम को बढ़िया से देखिए, और थ्योरम को बढ़िया से देखने से क्वेश्चन भी आसानी से बनने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं, थ्योरम को बार बार देखिए, कम से कम कोई भी बच्चा कितना हो तेज हो, कम से कम 3-4 बार थ्योरम को देखना होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।